हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएम फर्नीचर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मॉड्यूलर किचन जब साइट विजिट के ऊपर मैं जाता हूं तो मेरे को कई बार बड़ा दुख होता है, क्योंकि साइट विजिट पे हम जाते हैं सिविल स्ट्रक्चर को चेक करने। क्योंकि मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले प्री रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका सिविल वर्क कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि काउंटर टॉप हो गया, टाइल्स हो गई, फ्लोरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गए। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो अपने हिसाब से या कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से जब सिविल वर्क करा लेते हैं तो मेरे को जाके चेक करने में बड़ा दुख होता है कि कई बार ऐसी ऐसी गलतियाँ उसके अंदर रह जाती है, इसके कारण या तो उनको चेंज करना पड़ेगा हमें काफ़ी हद तक, जिसमें काफ़ी सारा पैसा क्लाइंट का वेस्ट होता है, या फिर कई बार ऐसी गलतियां रह जाती है जो चेंज करना ही पॉसिबल नहीं है, तो वो लाइफ टाइम जो है वो क्लाइंट के पार्टनर को, पूरी फैमिली को अपनी किचन को यूज़ करते टाइम महसूस होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने आज तक रिसेंटली काफ़ी सारी साइट जो विजिट करी है वहाँ से हमने कुछ क्लिपिंग इकट्ठी करी है, जहाँ पे मैंने जो गलतियाँ देखी उसमें से ऐसी 10 मिस्टेक्स मैं आपको आज आपके सामने लेके आऊँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत भारी पड़ती है, और उन गलतियों को आप अपना सिविल स्ट्रक्चर बनाते टाइम बिल्कुल अवॉइड करें तो बेटर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैं काफ़ी लोगों तक इस बात को पहुंचा पाऊंगा, और आप लोगों का मेरे को उसके अंदर सपोर्ट चाहिए होगा। आप अगर वीडियो पसंद आए आपको तो उसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगी जो अपना किचन का स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। बेसिकली किचन जो है वो सेमी मॉड्यूलर और फुल मॉड्यूलर दो कैटेगरी में बनती है। सेमी मॉड्यूलर जिसके अंदर काउंटर टॉप मार्बल स्ट्रक्चर के द्वारा, कडप्पा द्वारा या ग्रेनाइट द्वारा पहले बना लिया जाता है, आरसीसी स्लैब के द्वारा बना लिया जाता है। और फुल मॉड्यूलर जिसके अंदर सारा का सारा जो वुड वर्क है कैबिनेट का वो किया जाता है, उसके ऊपर काउंटर टॉप रखा जाता है। बट आजकल इंडिया में जो है सेमी मॉड्यूलर का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फुल मॉड्यूलर के अंदर टर्माइट का, वाटरप्रूफिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है किचन और काफ़ी ड्यूरेबिलिटी उसकी कम रहती है। तो ऐसे में आज जो हम बात कर रहे हैं वो सेमी मॉड्यूलर किचन पर्टिकुलरली उसके बारे में बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो सिविल स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स होती हैं उसको आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर टॉप के नीचे क्लियर हाइट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म बना होता है लगभग 2 से 3 इंच का, और नीचे भी प्लेटफॉर्म बना होता है, बेस प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं। बीच में जो गैप रहता है इसके अंदर ड्रॉर्स या सिलेंडर या जो भी आपको स्टोरेज रखना है, ग्रीन वगैरह, वो सब इसी में आता है। तो इसका मिनिमम 28 इंचेस होना जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 28 इंचेस होना चाहिए। ऐसे में अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने ऊपर का काउंटर टॉप की थिकनेस ज़्यादा कर दी या नीचे का बेस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा हाइट वाला बना दिया तो स्पेस कम रह जाता है, और बाद में हमें कोई भी ड्रॉर्स लगाने में दिक्कत आती है। तो आपको जब भी आप काउंटर टॉप प्लेसमेंट करो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, वरना आपको लाइफ टाइम तक ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं काउंटर टॉप की विड्थ के बारे में। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड 24 इंचेस तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपकी आदत ये कि आप जो कुक टॉप है उसके सामने अपना चकला बेलन रखने वाले हो, उस हिसाब से रोटी का बेलने का काम करने वाले हो, तो आपको ये चौड़ाई मिनिमम 27 से 28 इंची रखनी चाहिए। अगर आप अपना कुक टॉप जो है वो 2 बर्नर या 3 बर्नर का यूज़ करोगे उस केस में वो सफिशिएंट रहने वाला है। ऐसे में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर दूसरी तरफ बात करें, जो अगर आपका सिंक प्लेटफॉर्म अलग बना हुआ है, मान लीजिए आपका एल शेप किचन है, यू शेप किचन है, कुकिंग प्लेटफॉर्म अलग है, सिंक प्लेटफॉर्म अलग है, तो सिंक वाले प्लेटफॉर्म की मिनिमम जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 24 होनी चाहिए। आप 22 भी रख सकते हो अगर कहीं स्पेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि 18 इंच के अंदर सिंक इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे काउंटर टॉप के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने काउंटर टॉप को वॉश किया, गलती से पानी धुल गया, तो वो एक तरफ ढलान नहीं होने के कारण से जाता नहीं है सिंक के अंदर। तो आपको काउंटर टॉप की ढलान प्रॉपर रखनी है। आपको जो सिंक वाला आपका साइड आ रहा है उस साइड में ढलान रहनी चाहिए, ताकि पानी सारा उधर की ओर चला जाए। साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मान लीजिए परिंदा अलग से बना रहे हो अपना पानी रखने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपरली एक ड्रेन होल देना रहेगा, और उसकी ढलान ड्रेन होल की तरफ देनी रहेगी काउंटर टॉप की, ताकि पानी वहाँ पे इजीली चला जाए। तो ढलान देने का जरूर ध्यान रखें अपने किचन काउंटर टॉप के अंदर। दोस्तों, सिमिलर टाइप की ढलान वाली मिस्टेक सिंक में भी देखी गई है, स्पेशली अगर आप हैंडमेड सिंक यूज़ कर रहे हो और आपने उसको प्रॉपरली अलाइनमेंट में लगाया नहीं है, तो ऐसे में उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को साफ करना, क्लीन करना मुश्किल होता है, और सिंक भी आपका टाइम के साथ खराब होने लगता है। इसके लिए आप जरूरी है कि आप कर्व वाला सिंक ही अपने आप पे बाय करें, जिसके अंदर अपने आप में ढलान दी हुई हो, ताकि अगर सिविल वर्क के दौरान थोड़ी बहुत जो है इशू रह भी जाता है तो वो सिंक अपने आप मैनेज कर ले। अगर आप हैंडमेड सिंक यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर ढलान से ही उसको अपने कारीगर से लगवाएं, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये बॉटम वाले प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने कई जगह देखा है मिस्टेक कि बॉटम वाला प्लेटफॉर्म बनाते ही नहीं, डायरेक्टली जो है वर्टिकल मार्बल के खड़े करके और किचन काउंटर टॉप को लगा देते हैं। ऐसे में कई बार जब हम पानी से किचन को धोते हैं तो पानी सारा किचन के कैबिनेट को खराब कर देता है, फर्नीचर खराब कर देता है, या फिर अपना जो किचन का सामान अंदर रखा हुआ है उसके तक पहुंच जाता है।
तो हमेशा आपको मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। किचन के बॉटम में एक 2 इंची रेस्ट कम से कम प्लेटफॉर्म आपको देना चाहिए, ताकि आपका जो है किचन का अंदर रखा हुआ सामान जो है सेफ रहे और कैबिनेट भी सेफ रहे। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक जो कई बार मैंने साइट पे देखी वो ये होती है कि जो काउंटर टॉप हमने चौड़ाई ली, उतनी ही चौड़ाई का हमने नीचे वाला बेस प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐसे में क्या है, जब भी आप उसके ऊपर से फर्नीचर कराओगे और खड़े रहोगे तो आपके जो घुटने हैं या आपका जो पैर है वो आपके कैबिनेट को टकराएंगे और आपको काम करने में काफ़ी अनईजी रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो रेस्ड प्लेटफॉर्म बनेगा बॉटम में, वो आपका मान लीजिए 24 आपने लिया है, चौड़ाई में 24 लिया है, तो आपका काउंटर टॉप जो है आपको 26 या 27 लेना रहता है। 3 इंच का गैप रहेगा तो सामने आपको प्रॉपर्ली फुट स्पेस मिल जाएगा और आपको कभी भी काम करने में परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट मिस्टेक हम देख रहे हैं, मार्बल पार्टीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर्ली प्लान किए बिना कर देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जनरली मैंने 90% साइट पे देखा है कि बराबर डिस्टेंस पे जो है मार्बल पार्टीशन प्लान कर दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बाद में काफ़ी नुकसानदायक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉटल पुल आउट की साइज हमें 7.5 इंची अलग आती है, आपकी कटलरी ड्रॉर थोड़ी वाइड बनती है, थाली वाली ड्रॉर्स उससे थोड़ी सी कम बनती है विड्थ में, लेकिन पुल आउट से ज़्यादा बनती है। ऐसे में हर एक ड्रॉर की, हर एक यूटिलिटी की जो चौड़ाई है वो अलग अलग रहती है। अगर आपने पार्टीशन सारे एक ही तरह से प्लान कर दिए तो आपकी बाद में फंक्शनलिटी को लेकर के इशू आएगा, और ये ऐसी मिस्टेक है जिसको आप बाद में रिवर्स नहीं कर सकते। आपको प्री प्लानिंग से ही मार्बल स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, ताकि आपका बाद में ड्रॉर्स लगाने में, उसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं आए। साथ ही साथ आपने ये भी देखोगे कि किचन अगर आपका प्रॉपर्ली बॉटम का प्लान रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपर कैबिनेट की प्लानिंग रहेगी तो सिमेट्रिक लुक आएगा। अदरवाइज वो किचन दिखने में काफ़ी बेढंगा सा लगता है। दोस्तों मार्बल पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं तो 2 छोटी छोटी मिस्टेक्स और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहली मिस्टेक यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैप जो है वो 1.25 इंची ही मिल रहा है अपने को, वो हमें कम से कम 2.5 इंची मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसके ऊपर हम पहले वुड फ्रेमिंग करते हैं ताकि जो भी अपने पल्ले कसने वाले हैं या ड्रॉर्स की चैनल कसने वाले हैं वो सारे जो स्क्रू हैं वो इस वुड फ्रेम पे आ जाते हैं, तो स्क्रू लूज होने की प्रॉब्लम नहीं आती, पल्ला लटकने की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, गैप ना कम हुआ, तो हिंजेस के जो स्क्रू हैं वो आपके मार्बल पे जाएंगे और हमेशा लूज होंगे क्योंकि मार्बल पे थ्रेडिंग नहीं हो पाती। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सामने की साइड में गैप अपने को 2 से 2.5 इंची रखना है। अब मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो चुकी है तो आप ये कर सकते हो कि अपना जो नीचे वाला बेस प्लेटफॉर्म है उसके आगे ग्रेनाइट की पट्टी ऐड करवा दो 1 इंच की, ताकि आपका गैप ये बढ़ जाए। मान लीजिए 1.5 इंची है तो वो 2.5 इंची हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहे कि आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड ही करें। दोस्तों नेक्स्ट रहता है मार्बल के अंदर डिसअलाइनमेंट होना। मतलब मार्बल जो है वो पीछे की साइड में भी आप गैप देख रहे हो तो बराबर आना चाहिए, आगे की साइड में भी हम गैप देख रहे हैं तो बराबर आना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्बल में पीछे तो गैप जो है कम आता है, आगे ज़्यादा आता है या उल्टा होता है। तो ऐसे में क्या है, मार्बल हमारे तिरछे लगे होते हैं, तो जब आप ड्रॉर कसोगे तो आपको काफ़ी सारी फिलिंग करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, और वो ड्रॉर उतनी स्मूथली रन नहीं करेगी जितनी करनी चाहिए। तो आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, मार्बल को एकदम गुनिये में एकदम सीधा सीधा खड़ा करवाएं। दोस्तों नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैकस्प्लेश टाइल से रिलेटेड जो मिस्टेक यहाँ पे हुई हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो टाइल की हाइट यहाँ पे ली वो लगभग 30 इंचेस से 36 इंचेस ले रखी है। अब ऐसे में क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप कैबिनेट प्लान करोगे तो एक 5 फीट 6 इंच जो नॉर्मली हाइट रहती है उस वाले पर्सन के लिए उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है कैबिनेट को। या फिर दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि उस टाइल के ऊपर ही कैबिनेट लगाएं। ऐसे में कैबिनेट की हाइट भी मान लीजिए आपकी 2.5 फीट रहेगी, तो वो आधा कैबिनेट टाइल पे आएगा, आधा दीवार पे आएगा, तो उस कैबिनेट को इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये, हमें टाइल को कट करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमारा जो है कैबिनेट लगाना पड़ेगा। ऐसे में जो हमने टाइल के ऊपर डिज़ाइन दी है या फिर जो हमने टाइल लगाई उसका पैसा हमारा बर्बाद होता है। इसलिए हमेशा अपनी ड्राइंग को स्टडी कर लें कि कहाँ पे आपको कितनी हाइट की टाइल देनी है, उसी हिसाब से दें। अमूमन जो हाइट रहती है वो 2 फीट रहती है काउंटर टॉप से ऊपर टाइल देने की, लेकिन मान लीजिए आपका चिमनी का स्पेस आ रहा है या फिर आपने कहीं पे ओपन शेल्फ प्लान करी है, वहाँ पे हो सकता है आपको बैकस्पेस टाइलिंग ज़्यादा हाइट तक प्लान करनी हो। अगर आपके पास डिजाइन रहेगी तो उसको मिस्टेक को अवॉइड करना काफी इजी रहता है। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट से रिलेटेड जो होती है वो 90% साइड पे ये भी मिस्टेक होती है। मतलब कि आपका लाइट का जो स्विच बोर्ड है, सॉकेट्स हैं, उसकी हाइट हमने गलत रखी। यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग जो है 5 फीट से ऊपर की हाइट रखी हुई है, काफी ज्यादा हाइट है फ्लोर से स्विच बोर्ड की। ऐसे में क्या होगा कि आपका जब कैबिनेट हम बनाएंगे उसके पीछे ये स्विच बोर्ड सारे दब जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट जो है आपके वो फ्लोर से लगभग 57 इंचेस से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको 0.57 इंचेस से कोई भी ऊपर प्लान हुआ है तो वो दबने वाला है। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच बोर्ड की जो हाइट रहती है वो फ्लोर से अगर नाप रहे हैं तो 42 से 45 रहनी चाहिए। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो बाद में आप उसको चेंज कराना काफ़ी कॉस्टली रहता है, आपको तोड़ फोड़ करानी पड़ेगी। अगर आपने टाइल भी लगवा ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत रहेगी, क्योंकि टाइल भी तोड़नी पड़ सकती है अपने को। इसलिए हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखें और इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है वो सफिशिएंट हाइट पे प्लान करें। दोस्तों इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक मिस्टेक ये भी रहती है कि हम इनसफिशिएंट नंबर ऑफ सॉकेट, स्विचेस या वायर्स प्लान कर देते हैं।
आपके किचन में आरओ, गीज़र, माइक्रोवेव, चिमनी, इस तरह के काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम आते हैं, मिक्सर ग्राइंडर काम आते हैं। तो उसके लिए आपको सफिशिएंट सॉकेट स्विच की प्लान करना चाहिए, सही जगह पे करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि हम वायर तो छोड़ते ही नहीं है, मतलब आपको कैबिनेट के नीचे लाइटिंग तो देनी है ये वाली, लेकिन हमने वायर ही नहीं छोड़ा जब उसके पीछे, तो कैसे निकालेंगे? फिर बाद में क्या होता है कि हमें ओपन में वायरिंग देनी पड़ती है जो दिखने में काफ़ी भद्दी लगती है। इसलिए आपको मिस्टेक हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अपने किचन का इलेक्ट्रिकल प्लान बनवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पहले वायर वगैरह छोड़ दीजिए, फिर आप अपना फर्नीचर कराएंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक हम यहाँ देख रहे हैं, जो सिंक लगा हुआ है और जो आपका प्लेटफॉर्म के आगे स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, पीछे की साइड स्पेस कम छूटा हुआ है। ऐसे में दो तरह के इशू आपको आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टेबल माउंट अपना टैप देना है तो पीछे गैप नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। और दूसरा जो सबसे मेजर इशू आता है वो ये आता है कि जब भी सिंक के अंदर कोई बर्तन धोएगा तो उसको काफ़ी बैंड होना पड़ेगा, और ऐसे में उसके बैक प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी, इसको आप कभी भी बाद में सही नहीं करवा सकते, आपको पूरा काउंटर टॉप ही चेंज कराना पड़ेगा, तभी ये मिस्टेक सही हो पाएगी। इसलिए आपको इनिशियली ध्यान रखना है कि अपना जो सिंक का प्लेसमेंट आप करा रहे हो वो आगे आपको कम से कम जगह छोड़ के सिंक को लगाना है, पीछे चाहे आप गैप कितना ही छोड़ दें, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो जब आपका काउंटर टॉप बन रहा है इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने जनरली देखी है कि डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन कई लोगों को किचन के अंदर चाहिए होता है, लेकिन वो किचन का काउंटर टॉप पहले ही प्लान कर देते हैं, उसको सेम हाइट 33 इंचेस पे रख देते हैं। अब आप अगर ध्यान दोगे तो डिशवॉशर की और वॉशिंग मशीन की हाइट जनरली ज़्यादा आती है, 34.5 इंचेस के आसपास आती है, 845 mm आती है। ऐसे में आपको उस डिशवॉशर को और वॉशिंग मशीन को अगर काउंटर के नीचे सेट करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपना प्लानिंग पहले कर लो। अगर आपको डिशवॉशर वॉशिंग मशीन रखना है किचन में तो आपको जो है स्टेप वाले काउंटर बनाने पड़ेंगे उसको प्लेस करने के लिए, या फिर आपको काउंटर की हाइट वहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, या फिर आपको जगह को एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे इजीली अपना डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन लगा पाओ। ये वाले पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपको कभी भी डिशवॉशर अंदर नहीं आ पाएगा, फिर उसको आपको जुगाड़ करके कहीं कहीं रखना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो प्लम्बिंग पॉइंट हुए हैं सिंक के, और उसी के ऊपर एक आरओ का पॉइंट लगा हुआ है। अब ऐसे में आपको ध्यान रखने वाली बात ये, अगर आप परिंदा स्पेशली अलग जगह रखने वाले हो, अपना पानी का मटका रखने वाले हो, तो आपको जो आरओ का पॉइंट है वो परिंदे के ऊपर रखना चाहिए। हमेशा ये मिस्टेक मैंने कई जगह देखी कि वो आरओ का जो पॉइंट है वो सिंक के साथ ही उसके ऊपर बीच में रख देते हैं। ऐसे में आप जब भी आरओ का काम में लोगे तो आपको आरओ में से पहले पानी निकालना पड़ेगा, फिर उसको परिंदे में खाली करना पड़ेगा। अगर आपका परिंदा थोड़ी दूरी पे प्लान किया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए और अपना जो प्लम्बिंग पॉइंट है आरओ का वो परिंदे के नियर बाय प्लेस करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका परिंदा नहीं बना हुआ, उस केस में जरूर आप जो है अपना सिंक के ऊपर अपना आरओ का पॉइंट रख सकते हो। उसके अंदर भी आपको हाइट का सफिशिएंटली ध्यान रखना चाहिए। जो आपका प्लम्बिंग पॉइंट, अगर आप वॉल फिटिंग करने वाले हो सिंक की, तो ऐसे में 39 इंचेस पे आना चाहिए फ्लोर से। और अगर आप मान लीजिए जो अपना डेक माउंटेड टैप लगाने वाले हो, ऐसे में लगभग 16 to 18 इंचेस फ्लोर से आपको सिंक के प्लम्बिंग पॉइंट देने चाहिए। और अगर आप आरओ पॉइंट की बात करें तो वो हमेशा 57 इंचेस के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब फ्लोर से 57 इंचेस छोड़ के ही आपको आरओ का प्लम्बिंग पॉइंट देना चाहिए, ताकि वो कैबिनेट के अंदर आपका आरओ कंसील हो जाए और पॉइंट भी आपका बाद में ना दिखे। दोस्तों आखिरी में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है उसके अंदर एक मिस्टेक है। दोस्तों ये फॉल सीलिंग जो हमारी बनी हुई है इसमें पॉइंट जो लाइट के छूटे हुए हैं दीवार से लगभग 11-12 इंच के ऊपर छूटे हुए हैं। कई कई जगह पे मैंने देखा है 6 इंच पे छूटे होते हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए आपका सीलिंग तक कैबिनेट बनाने का प्लान है, तो वो कैबिनेट जो बनेंगे उसके नीचे आपका लाइट का पॉइंट आ जाएगा, वो लाइट किसी काम की नहीं रहेगी, पॉइंट दब जाएगा। और कई बार डिज़ाइन ऐसी होती है फॉल सीलिंग की आगे भी लाइट प्लान करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये मिस्टेक आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अपने किचन में कहाँ पे कौन सा कैबिनेट देने वाले हो, क्या प्लानिंग आपकी है, कितना काउंटर टॉप का चौड़ाई रखोगे, अपर कैबिनेट की क्या रखोगे, जो डायमेंशन है विड्थ वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट का प्लेसमेंट करना चाहिए। तो फॉल सीलिंग बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें, वरना बाद में आपको लाइटिंग में इशू आएगा। दोस्तों इन सभी मिस्टेक्स का अगर हम एक रीज़न ढूंढना चाहें कि आखिर गलतियां होती क्यों हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ प्री प्लानिंग। अगर आपने अपने किचन को प्री प्लान नहीं किया, उसका लेआउट डिसाइड नहीं किया है, प्लेसमेंट डिसाइड नहीं किया है, उसके अंदर कहाँ पे कौन सी ड्रॉर लगेगी, अप्लायंसेस कहाँ पे लगेंगे, ऐसा डिसीजन पहले नहीं लिया है, मतलब उसको ऑटोकेड पे 2D में या 3D में आपने डिज़ाइन नहीं करा है, तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे आप किसी भी एक्सपर्ट कारीगर से काम करवा लें। तो ऐसे में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने किचन को पहले प्री प्लान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने किचन का जो सिविल वर्किंग है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ऐसे में आप इस तरह की भारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और अपना पैसा बचा सकते हो। दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो अपना किचन बना रहे हैं वो इस तरह की गलतियाँ ना कर बैठें और वो अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका आज का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।